गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा, तो अपने कक्षा 11 का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोशिका विभाजन। ठीक है, और कोशिका विभाजन में जैसा कि आपको पता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस पूरा का पूरा अपन पढ़ चुके हैं। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे अर्धसूत्री विभाजन को। और अर्धसूत्री विभाजन में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले तो उसकी परिभाषा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, नाम से पता चल रहा है अर्धसूत्री विभाजन। देखो सूत्री विभाजन में तो क्या था कि गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की समान थी सूत्री विभाजन में। अब अपन पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक अथवा मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है ना। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन का जिसे कि अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मियोसिस, उसकी विभिन्न प्रावस्थाओं का एक आरेख मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बना दिया है। ठीक है, अब इस आरेख के अंतर्गत आप देख सकते हैं और मैं आपको समझा भी रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैंने लिखा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस। अब आप देखिए अर्धसूत्री विभाजन को मुख्य रूप से दो प्रमुख भागों के अंदर विभक्त कर दिया। कौन कौन से दो भाग आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे बेटा? एक तो लिखा है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, और कोष्टक में मैंने क्या लिख रखा है, न्यूनकारी विभाजन। अभी इसका कारण बताऊंगा। दूसरा मैंने लिख रखा है मियोसिस सेकंड, और इसका दूसरा नाम मैंने क्या लिख रखा है, समविभाजन। तो पहले तो आप इन नामों का मतलब समझें। ठीक है ना। देखिए मियोसिस फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ही गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जबकि मियोसिस सेकंड को समविभाजन इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनना, मियोसिस सेकंड को समविभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों प्रकार के एक साथ कार्य करते हैं, तभी अपन कह पाते हैं अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा। ठीक है, क्या परिभाषा बनी अर्धसूत्री विभाजन की? अर्धसूत्री विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन को अपन ने दो चरणों में विभक्त कर दिया, आपके सामने है। अब आप आगे चलिए। देखो बेटा, जिस प्रकार अपन ने समसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की क्रियाएं पढ़ी, उसी प्रकार अपन को अर्धसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस चूंकि मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो मैंने लिख दिया कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और यहां पे क्या लिख दिया, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ऐसे ही मियोसिस सेकंड के अंतर्गत कैरियोकाइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड। ठीक है बेटा, अब आप आगे चलिए। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट केंद्रक के विभाजन की अवस्था है, तो इसमें वही चलेंगी
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन सबके बाद में अपन को फर्स्ट शब्द लगा देना है, ठीक है ना, दोनों बातें हो गई। अब आप एक बात और सुन लीजिए, यहीं पे आपको मैं बता रहा हूं, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था अपेक्षाकृत बड़ी और जटिल प्रावस्था है। इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 5 उप अवस्थाओं में विभक्त करते हैं। तो वो उप अवस्था कौन कौन सी हैं? आपके सामने पांचों की पांचों ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई हैं। कौन कौन सी हैं बेटा, देख लीजिए। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्विटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये पांचों की पांचों अवस्थाएं किसके अंतर्गत आती हैं? प्रोफेज के अंतर्गत आती हैं। प्रोफेज भी कौन सी? फर्स्ट। अब आगे चलिए, जब प्रोफेज फर्स्ट हो चुका होगा मियोसिस फर्स्ट का, तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की क्रिया होगी, जो आवश्यक नहीं है। तो एक बात यहाँ पे आप नोट कर लें कि देखो बेटा, मियोसिस फर्स्ट में साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की जो क्रिया है वो आवश्यक नहीं है, ठीक है। कोशिका द्रव्य का विभाजन मियोसिस फर्स्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब आते हैं अपन मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड में मैंने क्या लिख रखा है? समविभाजन। आपको बता चुका हूं कि इस विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं, और एक बार कह देता हूं, क्योंकि इस विभाजन के द्वारा बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बेटा जनक कोशिका के समान होती है। तो ये समविभाजन हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर भी वही 2 प्रावस्थाएं होंगी। पहली प्रावस्था केंद्रक के विभाजन की, दूसरी प्रावस्था कोशिका द्रव्य के विभाजन की। पर इसमें अपन सेकंड लिख देंगे, और सेकंड इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये दोनों मियोसिस सेकंड की प्रावस्थाएं हैं। अब कैरियोकाइनेसिस सेकंड के अंतर्गत वही 4 प्रावस्थाएं, कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। सेकंड सबके पीछे आ जाएगा। और उधर साइटोकाइनेसिस सेकंड, और साइटोकाइनेसिस सेकंड की क्रिया आवश्यक रूप से होगी, ठीक है। 1 मिनट, ये मैं पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको एक छोटे से आरेख के द्वारा स्पष्ट करता हूं। देखिए, देखो बेटा, मान के चलिए कि ये मैंने आपके सामने एक कोशिका बना दी, इसको मैंने लिख दिया मातृ कोशिका, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 100 लिख दी, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट को अपन क्या बोल चुके हैं? न्यूनकारी विभाजन। अब चूंकि इसको अपन ने न्यूनकारी विभाजन बोला है, तो जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, देखो, एक पुत्री कोशिका मैंने ये बना दी, दूसरी पुत्री कोशिका मैंने ये बना दी। दोनों कोशिकाएं अगुणित होंगी और इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 50 होगी, यानी कि जनक कोशिका की आधी हो जाएगी। दिख रहा होगा, मियोसिस फर्स्ट को इसीलिए हम न्यूनकारी विभाजन मानते हैं, ठीक है ना। अब इस कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब इन दोनों कोशिकाओं में एक बार पुनः मियोसिस सेकंड होगा, तो मैं साइड में लिख देता हूं बेटा मियोसिस सेकंड, ठीक है।
और बना देते हैं। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा था कि देखो ये मियोसिस सेकंड है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अपन ने कोशिका यहाँ पर बनाई ना, ये कोशिकाएं यद्यपि पुत्री सेल्स हैं, पुत्री कोशिकाएं हैं, पर अब ये पुत्री कोशिकाएं मियोसिस सेकंड के लिए जनक का कार्य करेंगी। ठीक है, तो अब देखो प्रत्येक कोशिका, अच्छा मियोसिस सेकंड जो मैंने आपके सामने लिखा है इसको अपन कह देंगे समविभाजन, क्योंकि ये जो विभाजन होता है ये एज माइटोसिस होता है। यहां मैं कह देता हूं माइटोसिस। ठीक है, तो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, 4 पुत्री कोशिकाएं बन गई, मतलब प्रत्येक एक पुत्री कोशिका से 2 अन्य कोशिकाएं निर्मित हो जाएंगी। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसको, देखो इसको अपन लिख देंगे बेटा समसूत्री विभाजन की तरह है। तो इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या इन पुत्री कोशिकाओं के समान होगी। तो कुल मिलाकर के आप क्या सीखे इससे बेटा, आप इससे ये सीख गए कि देखो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, और चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है, न कि 1/4, न तो समान होती है न 1/4 होती है। जैसे कि देखो एक प्रश्न आपके सामने मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, देखिए ये मैंने आपके सामने एक कोशिका बना दी। देखो इधर तो मैं लिख देता हूं माइटोसिस और इधर मैं लिख देता हूं बेटा मियोसिस। यदि अपन इस कोशिका में माइटोसिस करवाते हैं तो 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। कितनी? 2। मान लो इस कोशिका में अपन गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 50 रख देते हैं। कितनी? 2n बराबर 50। तो ये जो 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होगी। ठीक है, अब मियोसिस की बात करते हैं। तो मियोसिस के परिणाम स्वरूप कितनी पुत्री कोशिकाएं यहाँ पे निर्मित होंगी? 4 निर्मित होंगी, और इन चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 25 होगी, 25। और वो 25 इसलिए होगी क्योंकि आपको गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या को अर्धसूत्री विभाजन के तहत आधा करना है। क्या करना है बेटा? आधा। और इसी आधार पर अपनी ये परिभाषाएं बन गई, समसूत्री विभाजन की और अर्धसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन की तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या परिभाषा बनी? वह कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन की क्या परिभाषा बनी? कि वह कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है। तो देखो बेटा, यद्यपि आज अपन ने इस वीडियो में अर्धसूत्री विभाजन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा उसके आधार पर यदि अपन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंसेस पढ़ना चाहें तो अपन क्या पढ़ सकते हैं, सुन लीजिए। देखो बेटा कि समसूत्री विभाजन की क्रिया कायिक और जनन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया केवल
युग्मकों का निर्माण करने वाली युग्मकजन कोशिकाओं में होती है, यानी कि लैंगिक कोशिकाओं में। दूसरी बात करें, समसूत्री विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी। तीसरी बात पे आइए, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत बेटा एक मात्र या जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं। और सबसे लास्ट में बेटा समसूत्री विभाजन जो होता है उसके द्वारा केवल एक बार उसमें केंद्रक का विभाजन और केवल एक बार उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन, यानी समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है वो केवल एक ही बार करती है, क्या? केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन। जबकि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन 2-2 बार होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।